अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आसिफा मेरी हम जमात थी। वो हमारे पड़ोस में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका इरादा एफएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का था, मगर शो माई किस्मत, जिन दिनों हम एफएससी साल दोइम के पर्चे दे रहे थे, उसके वालिद की नौकरी जाती रही। उसके वालिद एक ऐसे महकमे में थे जो मुल्क भर में रिश्वत के मामले में मशहूर है, मगर वो ईमानदार आदमी थे। रिश्वत की तलब उन्हें छूकर भी नहीं गुजरी थी। इसी वजह से अपने राशि अफसरान को खुश न कर सके और उन्हें किसी छोटी सी गलती के बहाने से मुअत्तल कर दिया गया। तभी उन्होंने ज़मीर फरोशी से बेहतर जाना कि इस्तीफ़ा दे दें। इस तरह मुलाजमत से हाथ धो बैठे। आसफा को सब बोंगी समझते थे, मगर वो खासी समझदार और हसास थी। घर के हालात को देखते हुए उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिले की जिद न की, बल्कि मुलाजमत कर ली। यूं वो अपने बाप का सहारा बन गई। उसकी वालिदा भी एक सुघड़ औरत थीं। तंगी के बावजूद किसी न किसी तरीके से वो घर की गाड़ी खींच रही थीं। भाई दोनों छोटे थे और कमाने के लायक ना थे। आसिफा एक स्कूल में टीचर हो गई थी। वो सुबह स्कूल जाती और शाम को ट्यूशन पढ़ाती। 4 पैसे इकट्ठे होते और घर की दाल रोटी चलती थी। उन पैसों में से आसिफा की माँ कुछ रुपए बचा लेती कि आखिर बेटियों को भी ब्याहना था। उन्हीं दिनों पड़ोसन फरीदा ने एक रिश्ता बताया। लड़का किसी मिल में काम करता था। लड़के की माँ आई तो उसने आसिफा की बजाय चौथे नंबर वाली बहन को पसंद कर लिया। अक्लमंदी का सबूत देते हुए आसिफा ने माँ पर दबाव डालकर अपनी बहन की शादी उस लड़के से करवा दी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, शादी पर खर्च करके वो लोग फिर से खाली हाथ हो गए। मेरी दोस्त आसिफा एक बार फिर मशीन की तरह काम करने लगी। इसी दौरान उसने कुछ रुपए इकट्ठे किए और अपने स्कूल के क्लर्क से अपने 5वीं नंबर वाली बहन को ब्याह कर वालदैन का एक और बोझ हल्का कर दिया। बहन की शादी के बाद जब वो स्कूल गई तो उसने सुना कि उसकी साथी टीचर अपने उम्र रसीदा मामू के लिए रिश्ता तलाश कर रही है। ऐसी बेवा या बांझ औरत का रिश्ता जो उसके मामू की तन्हाई दूर कर सके और जिंदगी के बाकी मांदा सफर में उसका साथ दे सके, दुख सुख में उसका ध्यान रखे। ये बात कुछ दिनों तो स्टाफ रूम में गर्दिश करती रही, फिर आई गई हो गई। लेकिन आसिफा ने इस बात को ना भुलाया। वो उस शख्स के बारे में सोचती रही जिसकी जीवन साथी उसे इस उम्र में तन्हा कर गई थी, और बच्चे भी सब शादीशुदा होकर सब अपने अपने घरों के हो गए थे। एक दिन उसने अपनी साथी टीचर आयजा को घर बुलाया और उससे उसके मामू के रिश्ते के बारे में दरियाफ्त किया। आयजा ने तफसील से बताया कि मामू रशीद साहब की उम्र 50 साल के करीब है, ताहम वो अपनी उम्र से कम नजर आते हैं क्योंकि सेहत अच्छी है। आयजा के ये मामू कई मुरब्बा अराजी के मालिक थे। उनकी 2 फैक्ट्रियां भी चल रही थीं। मालदार थे, किसी शय की कमी ना थी। कमी थी तो सिर्फ यही कि उनके ज़ाती काम और उनकी देखभाल का असल जीवन साथी ना रहा था। अगले दिन आयजा के मामू उसको लेने आए तो नजमा ने गेट से एक नज़र देखा। वो ऊंचे, लंबे, खूबसूरत, खासे स्मार्ट और चाकू चौमंद नजर आ रहे थे। आसिफा ने सोचा, अगर मैं इस आदमी से शादी कर लूं तो घर के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अगले दिन उसने आयजा से कहा कि मैं तुम्हारे मामू से शादी करने को तैयार हूं, तुम रिश्ता तय करवा दो। ये सुनकर वो लड़की परेशान हो गई। बोली, तुम होश में हो? इतनी ज्यादा उम्र के आदमी से शादी करोगी? ये तुम्हारा पागलपन है। तुमको किसी कमारे नौजवान का रिश्ता मिल सकता है। आसिफा ने मगर बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया था, एक बार फिर अच्छी तरह सोच विचार कर लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मगर मेरी दोस्त ने सोच लिया था कि उसकी कुर्बानी से बाकी खानदान बन जाएगा और चंद दिन ऐशो इशरत के वो भी देख लेगी, फिर सुकून से जी सकेगी। आयजा उसे समझाती रही कि अभी तो ऐश होंगे, मगर बाद में उसके लिए तकालीफ पैदा हो सकती हैं, इसलिए अपनी जवानी को दांव पर लगाना अक्लमंदी नहीं। आसिफा ने यह कहकर उसे खामोश कर दिया कि अब भी तो उसकी जिंदगी को घुन लगा हुआ है, अब कौन सा सुख है। कम से कम इस तरह ना सिर्फ उसका खानदान संवर जाएगा, बल्कि कुछ दिन आराम के वो भी देख लेगी, बेफिक्री से हंस बोल सकेगी। आयजा ने आसिफा को अपने मामू का पता दे दिया और कहा कि वो खुद या अपने घर वालों के जरिए उनसे राब्ता कर ले। वो ये रिश्ता अपने हाथों से नहीं करवाएगी,
सच है, गरीबी और लाचारी कभी कभी कितना बेदस्तो पा कर देती है कि इंसान ना चाहते हुए भी वो क्या कुछ करने पर मजबूर हो जाता है। और जब वही मजबूर इज्जत की जिंदगी जीने की खातिर किसी की दामन में पनाह लेता है तो दुनिया कैसे कैसे नश्तर नहीं लगाती। बहरहाल आसफा ने रशीद साहब से खुद मुलाकात की और शादी की पेशकश की। रशीद साहब भी सोच में पड़ गए। अच्छी तरह सोच लो, बाद में कहीं तुमको पछताना ना पड़े। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, आसफा ने जवाब दिया। तो रशीद साहब आमादा हो गए। आखिर को वो मर्द थे, कम उम्र, पढ़ी लिखी और खूबसूरत बीवी मिल रही थी। उनको क्या था, वो तो बेवा या तलाक याफ्ता ढूंढ रहे थे। उधर जवान और कंवारी लड़की का रिश्ता बिन मांगे मिल गया। लेकिन आसफा ने अपनी कुछ शराइत भी पेश कर दी जिनको उन्होंने बिला चू चरा मान लिया। शराइत के मुताबिक रशीद साहब ने 3 माह के अंदर अंदर उसके बहनोई को कपड़े का कारोबार करा दिया और रकम कर्जा हसना के तौर पर दी। दूसरे बहनोई को वर्कशॉप खोल कर दी और 3 लाख रुपए उसे शादी के खर्चे की मद में दिए जो उसने अपने वालिद के नाम बैंक में जमा करा दिए। रशीद साहब ने उसके बाद अपने समाजी मकाम के मुताबिक आसिफा की दोनों बहनों की शादियां करवा दी। रिश्ते भी अपने हल्का अहबाब से तलाश किए। आखिर में उन्होंने उसके वालिद को एक पुख्ता मकान लेकर दिया। यूं उस लड़की ने अपनी जिंदगी का नफा बख्श सौदा अपने उम्र रसीदा खाविन से किया। लेकिन अपने घर वालों के सुख और आराम के एवज उसने रशीद साहब के साथ उम्र भर की वफादारी बनाने की कसम जो खाई उसको निभा भी दिया। ससुराल में तो मेरी सहेली को शुरू में कोई पजीराई ना मिली। रशीद साहब की बहुओं ने अपने खाविंदों और नंदों के साथ मिलकर आसिफा से अछूत का सा बर्ताव किया। उनके बच्चों के लिए तो गोया वो एक ऐसा तख्ता मश्क थी कि कोई भी लम्हा जहरीला नश्तर छूने से गुरेज ना करते थे। उधर आसिफा की एक चुप और खामोशी थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत की मालिक आसिफा 5-6 माह में ही कुमलाकर रह गई। हर कोई उसे घटिया, लालची और जलील कहता था। खानदान वालों के सामने उसे खूब बढ़ा चढ़ा कर बेइज्जत किया था कि एक बूढ़े से इश्क लड़ाकर शादी करके आ गई है और अब अपने मैके की तिजोरियां भर रही है। रशीद साहब ने अपने खानदान के इस रवैये को महसूस किया कि उनकी औलाद हर लम्हा उनकी बीवी को बेइज्जत करती है। उधर आसफा थी कि एक लफ्ज़ भी शिकायत का अपनी जुबान पर न लाती थी और ना ही माथे पर नागवारी की शिकन उभरती थी, क्योंकि ऐसे ही सुलूक की उसको तवक्को थी। अपने शौहर की वो बेहद ताबेदार थी। जब भी रशीद साहब आते उसके होंठों पर मधुर मुस्कान होती। उसने अपने शौहर की खिदमत में कोई कसर नहीं रखी थी। फिर रशीद साहब क्यों कर आसफा को बुरा कहते या उससे नाइंसाफ़ी करते। उसने शौहर से कोई धोखा नहीं किया था। हर बात शादी से पहले तय की थी। उन दिनों तो वो बड़ी खुश थी जब उनकी खिदमत और इताअत को देखते हुए शौहर ने उसको एक पोश इलाके में बड़ा सा खूबसूरत घर सजा संवार कर तोहफे में दिया और ख़ुद भी उसके साथ वहीं शिफ्ट हो गए। घर से जाते हुए वो अपने सोतेले बेटों, बेटियों, बहुओं और पोते पोतियों से अच्छी तरह मिली, लेकिन किसी ने उसको गर्मजोशी से गले ना लगाया। फिर भी उसने मुस्कुराकर सबको खुदा हाफिज कहा और ढीठ का लकब सुनकर वो अपने नए घर में आ गई। यहाँ आकर उसे ऐसे लगा जैसे वो जन्नत में आ गई हो। उसने सुख का सांस लिया। उन दिनों ही उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। मैके वाले उसे और रशीद साहब को मुबारकबाद देने आ गए, मगर ससुराल से कोई ना आया। रशीद साहब ने अलबत्ता दोस्तों को दावत खिलाई, बीवी को कीमती तोहफे दिए और बच्चे का नाम माहताब रखा। यूं आसफा भी तमाम तकलीफें भूलकर बच्चे की परवरिश में लग गई, मगर उसे यही फिक्र खाई जाती थी कि अगर रशीद साहब को कुछ हो गया तो उसे और उसके बच्चे को देखने वाला कौन होगा। इस बात का जिक्र उसने रशीद साहब से किया तो शौहर ने उसे तसल्ली दी कि घर वालों का रवैया और अपनी उम्र देखते हुए न सिर्फ ये घर बल्कि एक फैक्ट्री और खासी रकम भी आसफा के नाम बैंक में जमा करवा दी है, बल्कि तमाम जेवरात की हकदार भी उसको बना रहा है। उन दिनों वो मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे मशवरा दिया कि तुम स्कूल खोल लो ताकि तुम्हारी आमदनी में इजाफा होता रहे। उसने मेरी राय से इत्तफाक किया और एक प्राइवेट स्कूल खोल लिया। उसकी मेहनत रंग लाई
और अल्लाह ताला के फजलो करम से उसका स्कूल दिन दूनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। इसी अरसे में फिर उनके यहाँ एक बेटे और 2 साल बाद एक बेटी ने जन्म लिया। अब वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इसी दौरान उसकी एक और बहन की भी शादी हो गई। एक भाई डॉक्टरी पढ़ रहा था, दूसरा बैंक में मुलाजिम हो चुका था। मैके के हालात सुधर चुके थे। उधर चैन था तो इधर आसफा भी चैन में थी। माताब अब 10 बरस का होने को था, छोटा लड़का 8 का और बेटी 6 साल की थी कि एक रात अचानक रशीद साहब को दिल का दौरा पड़ा। वो आसफा और बच्चों को छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ऐसे नाजुक मौके पर ससुराल वालों ने तरह तरह की बातें की और रशीद साहब के 40वें से कबल ही उसे सौतेले बेटों की तरफ से नोटिस मिल गया कि इस जायदाद में आसिफा और उसके बच्चों का कोई हिस्सा नहीं और मकान भी उनको खाली करना होगा। आसिफा के भाइयों ने जवाब अदालत से देने का फैसला किया तो उसने उनको रोक दिया और खुद ही तमाम जायदाद से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। कहा कि रशीद साहब ने अपनी जिंदगी में मुझे मेरा और बच्चों का हक दे गए और जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है वही मेरे बच्चों के लिए बहुत है। यूं ससुराल वाले भी सर्द पड़ गए कि आसिफा ने हर बात उनके हक में कही थी। यूं उसका ससुराल हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। मकान का मुतालबा भी ना किया। वक्त का पहिया तेजी से चलता रहा। बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने तालीम मुकम्मल की तो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए क्योंकि ज़रई अराजी में से वरासत अज खुद उनको मिल गई थी। यूं उसकी फरासत और कुछ तकदीर की दौलत की देवी उस पर मेहरबान होती गई। अब उसके बच्चे जवान थे और उसको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ना थी। उधेड़ उम्री में रशीद साहब ने अपनी तन्हाई का साथी आसफा को बनाया था और एक बार फिर से अपना सूना आंगन आबाद कर लिया था, मगर आसफा ऐसा ना कर सकी और ताउम्र अपने शौहर से वफा का वादा निभाती रही। बहुत से लोग कहते हैं कि आसफा ने गलत किया, लेकिन दोस्तों इस बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या आसफा का रशीद साहब से शादी करने का फैसला गलत था या सही? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।